हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू क्रिएटिव केमिस्ट्री। तो बच्चा पार्टी, जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एमसीक्यूज। यस बच्चा पार्टी, तो आपको जो 12th स्टैंडर्ड में स्कोर करना है उसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि आपके जो एमसीक्यू के मार्क्स रहेंगे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रिजल्ट। मतलब कि केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज कोई भी है तो वो है एमसीक्यूज। क्योंकि बच्चा लोग क्या होता है कि फिजिक्स में हम देखेंगे, जनरली मैं फिजिक्स के अपोज में नहीं हूं, लेकिन सब्जेक्ट वाइज कुछ स्ट्रेटजी रहती है। देखिए फिजिक्स में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आपको समझ में आता है अच्छा इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज करना है, वो फॉर्मूला आप लिखेंगे, उसमें डेटा पुट करेंगे, उसके बाद जब आपका आंसर आता है तब आप जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वो ऑप्शंस को देखते हैं एंड देन आपको पता चलता अच्छा ये ऑप्शन सी या ऑप्शन ए या बी। लेकिन केमिस्ट्री में बच्चा लोग क्या करना रहता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। देखिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन के बाद ये हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, चलिए वो तो थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल बेस है, लेकिन ज्यादातर हमारे जो 70-75% चैप्टर्स है वो थियोरेटिकल चैप्टर्स है। और उसमें क्या है, जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन भी पढ़ना है, 4 ऑप्शन भी देखने हैं एंड देन हमें उसमें से सिलेक्ट करना है। अरे बच्चा लोग, हम सबको पता है जनरली सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कब होता है, जब हमारे पास चॉइस अवेलेबल हो, है ना। जब चॉइस सिलेक्शन करना हो तब हमें आंसर ए भी करेक्ट लगता है, बी भी करेक्ट लगता है। मतलब कि 4 ऑप्शन में से आपको फंडामेंटली कुछ ऐसे कंसेप्ट आपके दिमाग से बाहर निकाल के आपको सेलेक्ट करना है, अच्छा आंसर ए रहेगा। एंड आप वो फंडामेंटल आपका जो थॉट, जो आपके दिमाग में जो ट्रिक चल रही है, वो ट्रिक एंड जो आप आंसर सिलेक्ट कर रहे हैं, दोनों के बारे में आप 100% श्योर होने चाहिए। एंड ऑब्वियसली एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, तो ऑब्वियसली टेंशन ज्यादा रहता है। एंड उस टेंशन में जो हम फंडामेंटली जो सोच के आंसर टिक करने जाते हैं उसमें हमें कंफ्यूजन ज्यादा रहता है। तो इसीलिए बच्चा लोग मैंने ये बताया पहले ही कि केमिस्ट्री में आपको अच्छा स्कोर करना है तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा एमसीक्यू पार्ट। ये जो एमसीक्यू सॉल्विंग ट्रिक्स की जो हमारी पूरी ये सीरीज चल रही है, प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स के, चैप्टर नंबर 2, 10, 11, उस सारे चैप्टर्स के मैंने एमसीक्यू की सॉल्विंग ट्रिक्स अपलोड करके रखी है। दूसरा बच्चा लोग कि हमारे 12th के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, मतलब चैप्टर नंबर 9 कॉम्प्लेक्स ले लीजिए, उसके बाद 10, 11, 12 ले लीजिए, तो ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसके प्रीवियस ईयर के गुजकेट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखे। सारे वीडियो की लिंक यहां पर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अदरवाइज मेरे इस चैनल पे आप जाके प्ले लिस्ट में आप अच्छी तरह से 1 by 1 चैप्टर वाइज आप सभी चीजें पढ़ पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत है, हाँ कोई बुक लेकर आप बैठे हैं, ज्यादा आपको सॉल्व करना है तो डोंट वरी, आप कीजिए। लेकिन आप ऐसा कीजिए कि पहले ये सारे वीडियो फटाफट वीडियो देख लीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो शांति से देखिए, मगर 3, 4, 5, 6 महीने बाद जब आपको चैप्टर रिवाइज करना हो तो पहले से सभी फंडास पहले से रिपीट करना, सबको पहले से याद करना। वो सर ने क्या ट्रिक लिखवाया था, हमने बुक में कुछ पेंसिल से छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा रहता है, वो भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए ये वीडियो सॉल्यूशन इज अ बेस्ट ऑप्शन, कि इससे आपको सिंपली बस क्लिक करना है एंड फटाफट आपको समझ में आता जाएगा। एंड बच्चा लोग, मेरी साइड से मैंने क्या किया है कि मैं कोई ऐसा वीडियो बनाऊं, एक अच्छा सा, जिस वीडियो को देखकर आप अगर बोर्ड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, गुजसेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जेई की प्रिपरेशन, नीट की कोई भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एंड अभी इस टॉपिक में मैंने 25 क्वेश्चन ऐसे लिए कि बस सिंपली आप वो 25 क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई और बुक आपको सॉल्व करने की जरूरत या कुछ और देखने की जरूरत। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप दूसरी चीजें देख सकते हैं, मतलब कि आप यहां से जो कंसेप्ट, जो एमसीक्यू सॉल्विंग ट्रिक सीखेंगे उसको कहां पर कैसे अप्लाई करना है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते। टॉपिक वाइज मैंने यहां पूरा सब कुछ लिया हुआ है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेल पोटेंशियल वाला पार्ट। तो देखिए बच्चा लोग, सेल पोटेंशियल में थोड़ा इजी, देन लेवल बाय लेवल हम थोड़ा उसको हार्ड भी करते जाएंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल फॉर्म्ड व्हेन Ag प्लस ऑब्लिक Ag रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है मुझे, वो है 0.80 इज कनेक्टेड विद द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो बच्चा, हम सबको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.0 वोल्ट है। चलिए अभी यहां पर Ag प्लस ऑब्लिक Ag मतलब कि इट इज ऑल्सो रिडक्शन पोटेंशियल, तो इन दोनों में से ये वैल्यू बड़ी है, तो ऑब्वियसली ये जो Ag प्लस Ag मतलब कि ये मेरा बनेगा कैथोड,
राइट, एंड ये मेरा बनेगा एनोड। तो ये ट्रिक निकल के आ गई कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसे एज अ कैथोड कंसीडर कीजिए, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसको एज अ एनोड कंसीडर कीजिए। अब इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बच्चा लोग वी ऑल नो दैट हम ऐसे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारा रहता है पूरा एनोड वाला पार्ट, बीच में आता है हमारा सॉल्ट ब्रिज, एंड हम यहां पर लिखते हैं कैथोड वाला पार्ट, राइट। तो चलिए यहां पर जितने भी एग्जांपल दिए हुए हैं उसमें मेरा एजी वाला पार्ट राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो ये ऑप्शन सी एंड डी में एजी वाला पार्ट मेरा राइट हैंड साइड पर यहां पर मुझे दिया गया। चलिए तो अभी ऑप्शन ए एंड बी ये तो वैसे ही निकल गए, अभी रहा सी एंड डी। तो चलिए सी एंड डी में यहां पर लिखा है PTH2 ऑब्लिक H प्लस, यहां पर भी सेम है PTH2 ऑब्लिक। तो कुछ गड़बड़ी यहां पर है, यहां पर AG ऑब्लिक AG लिखा है, यहां पर AG ऑब्लिक AG प्लस लिखा है। तो वी ऑल नो दैट कि यहां सॉल्ट ब्रिज में ये कंस्ट्रक्शन किस तरह से रहता है, तो आपको ये लिख लेना है, याद करना है। बाकी डोंट वरी, आपको स्क्रीनशॉट बीच में लेने की जरूरत है तो आप ले लीजिएगा। बाकी तो ये सारा जो पूरा ये PDF जो भी मैं सॉल्व करने वाला सभी क्वेश्चंस, उसका सॉल्यूशन बीच बीच में मेरी क्रिएटिव टिप्स में डालता रहूंगा, वो सारी चीजें आपको PDF फॉर्मेट में जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है क्रिएटिव केमिस्ट्री वाला, अगर आपको नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां से आप उस चैनल पे जुड़ जाइए, वहां पर आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी। तो देखिए मैं अभी लिख रहा हूं यहां पर एनोड कैथोड। एक्चुअली हम कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहला हमारा रहता है मेटल, राइट। उसके बाद हम लिखते हैं उसका एक्टिव आयन, मतलब कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। उसके बाद हम लिखते हैं सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज के बाजू में फिर से अगेन एक्टिव आयन, एंड लास्ट में हमारा मेटल, और वी कैन से दैट इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड इज अ वेरी सूटेबल वर्ड, सॉरी। चलिए इलेक्ट्रोड, राइट। तो इलेक्ट्रोड, उसके बाद एक्टिव आयन। तो सॉल्ट ब्रिज के दोनों तरफ क्या होना चाहिए, एक्टिव आयंस होने चाहिए, एंड जो इलेक्ट्रोड्स है वो एंड्स पे रहना चाहिए। तो एंड्स पे क्या रहेंगे, इलेक्ट्रोड्स, फिर एक्टिव आयंस, एंड देन क्या रहेगा, सॉल्ट ब्रिज। चलिए तो इसका आंसर यहां पर निकल के आया सी, तो हमने करेक्ट सिलेक्ट किया। यस, उसके बाद क्वेश्चन है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंस्ट्रक्टेड बाय क्रोमियम एंड सोडियम दिस एंड दिस, राइट। GSEB गुजरात बोर्ड 2013 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन देखकर आपको ऐसा लगेगा अरे यार यूट्यूब पे वीडियो बनाया तो एक क्वेश्चन क्यों ले लिया है, तो सिंपल सा क्वेश्चन हम सबको आता है। यस बच्चा लोग सबको आता है, तो मैंने एक क्वेश्चन यहां पर क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें सब कुछ फंडामेंटल ट्रिक्स पता रहती है, लेकिन ऑलवेज कभी समझो कहीं आप लड़ाई में जा रहे हैं, मतलब बैटल फील्ड पर जा रहे हैं, तो सब कुछ अच्छी चीजें तो आनी चाहिए, उसके साथ साथ कुछ कूटनीतियां भी आपको आनी चाहिए, मतलब कि कहां पर मिस्टेक कर सकते हैं वो गलती भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए यहां पर देखिए एक क्रोमियम का वैल्यू दिया है -0.74, सोडियम का दिया है 2.71। अब सिंपली कैलकुलेट करेंगे कैसे, वी ऑल नो दैट E0 सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। चलिए इन दोनों में से कैथोड कौन लेंगे, तो हम सोचेंगे अच्छा जिसके वैल्यू ज्यादा है वो कैथोड बनेगा, तो हम ले लेंगे 2.71, बट रॉन्ग, बिकॉज देखिए बच्चा लोग यहां पर जो वैल्यू दी है इट इज दी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अरे कैसे पता चला, यहां पर दिया है Na/Na+, मतलब कि यहां पर ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही आप जल्दबाजी में मिस्टेक कर देते हैं। तो एक्चुअली ये जो वैल्यू है इट शुड बी लाइक दिस, E0 Na+/Na, तो दिस इज, ये हुआ रिडक्शन पोटेंशियल, एंड वैल्यू बनेगी -2.71 वोल्ट, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में पहले यहां पर ले लिया। चलिए तो अभी ये -2.71 वोल्ट, ये है -0.74, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू बड़ी है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, Cr3+/Cr, मतलब कैथोड माइनस एनोड, तो एनोड पे मेरा Na+/Na। बाकी तो सिंपल है,
यहां पर जो वैल्यू है -0.74 माइनस 2.71, तो जो भी आंसर आएगा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर रहेगा हमारा सी। एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं कि यहां पर जो कैलकुलेशन वाला पार्ट रहेगा तो मैं ऐसे कुछ पार्ट ऐसे डायरेक्टली आपके लिए छोड़ दूंगा, या फिर मैं कुछ डायरेक्टली प्रिंटेड यहां पर आपको सॉल्यूशन दिखा दूंगा, क्योंकि ये सारी चीजें अभी मैं बीच में कैलकुलेटर लेकर ऐसे ऐसे सब कैलकुलेट करने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और आई होप कि मुझे ये सारी चीजें करने की भी जरूरत नहीं है, और ये चीजें आप देखने के लिए भी यहां पर यूट्यूब पर नहीं आया, राइट। आपको सिर्फ लॉजिक से मतलब है। तो देखिए चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यस, ये छोटे से दो सिंपल से मैंने क्वेश्चन लिए, अभी आया ईएमएफ सीरीज, और यहां से जो लॉजिकल क्वेश्चन निकलते देखिए वन बाय वन। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, एट 25 डिग्री सेल्सियस और रॉड ऑफ मेटल एम, अच्छा, इज प्लेस्ड इन द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ मेटल एन, अच्छा, उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है। फिर मुझे यहां पर इसका रिडक्शन पोटेंशियल, अच्छा ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, एंड कौन किस में डिसॉल्व हो रहा है, कौन किसको मतलब डिपॉजिट कर रहा है, ये सारी चीजें देखनी है। तो थोड़ा छोटा सा यहां पर डायग्राम बना दे दे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए, ये मेरा मेटल एम, और यहां पर जो पूरा सॉल्यूशन रहेगा वो सॉल्यूशन है N2 प्लस है, यस N2 प्लस वाला मेरा सॉल्यूशन है। अच्छा, तो मतलब ये करना है कि मैंने मेटल एम को यहां पर इसमें डिपॉजिट किया, सॉरी इसमें डिसॉल्व करके रखा हुआ, तो इसमें रिएक्शन होगा या नहीं होगा, एम का ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, एम का रिडक्शन, क्या प्रोसेस होने वाला है। तो बच्चा लोग इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको सॉल्व करने हैं तो इसके लिए हमारी एक क्रिएटिव टिप्स है। क्या टिप्स है, तो चलिए देखते हैं हमारी टिप्स क्या है। यस, यहां पर आगे मैंने टिप्स लगाया हुआ है, हाँ कहां गया वो मेरा पार्ट। यस, देखिए, मेटल विद द हायर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल नेवर डिसॉल्व और रिएक्ट और ऑक्सीडाइज इन सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब क्या बात निकल के आई कि जो मेटल है हायर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा रहती है, नेवर डिसॉल्व, रिएक्ट और ऑक्सीडाइज इन सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब कि हम जो क्वेश्चन पे थे वहां पर वापस आ जाते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। कहां गया मेरा क्वेश्चन, यस, हाँ देखिए, अभी आपको यहां पर जो मैंने टिप्स बताया वो टिप्स आपको ये जो भी पीडीएफ मिलेगा उस पीडीएफ में मिल जाएगा, लेकिन उस टिप्स का मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए। मतलब बच्चा लोग इसका ये निकल के आता है कि आपको ये देखना है, तो देखिए मैं मेटल एम को यहां पर डिसॉल्व कर रहा हूं, तो आपको एक बात दिमाग में याद रखना है कि ऑलवेज वी आर कैरिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड और वेसल। मतलब कि ऑलवेज हमें जो सोचना है, जो सेंटर ऑफ फोकस रखना है, वो क्या रखना है कि इलेक्ट्रोड या तो फिर कोई वेसल है, वेसल में ये सॉल्यूशन लिया हुआ है, तो इस सॉल्यूशन को इस वेसल में हम रख सकते हैं या नहीं रख सकते। मतलब कि हमें किसके डायरेक्शन में सोचना चाहिए, तो हमें इस जो इलेक्ट्रोड जो हमारा मेटल एम है उसको कैसे बचाए, मतलब कि उसका ऑक्सीडेशन होगा या नहीं होगा, इस तरह से हमें सोचना है। तो देखिए यहां पर m की वैल्यू है -0.70, पेन सिलेक्ट कलर, यस, -0.76। तो सबको पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये कोई और नहीं मेरा Zn जिंक है, Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn इसका रिडक्शन पोटेंशियल, एंड दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। देखकर पता चल जाएगा 0.34। नहीं याद है तो आपको याद करना पड़ेगा। चलिए, तो ये तो हमारे टेक्स्ट बुक में है, मतलब कि मैं Zn को अभी मैं लिख देता हूं यहां पर, यस, मैं Zn को कौन से वाले सॉल्यूशन में, लाइक Cu2 प्लस वाले सॉल्यूशन में मैं डिसॉल्व करता हूं, राइट। यही लिखा है, मेटल एम इज प्लेस्ड इन द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एन, तो एन मेरा कॉपर है, तो ये मैंने ले लिया Cu2 प्लस, एम को डिसॉल्व कर दिया। तो वी ऑल नो दैट ईएमएफ सीरीज में कॉपर हमारा ऊपर आता है एंड जिंक हमारा नीचे आता है। तो आगे मैंने अभी जो आपको स्मार्ट टिप्स, क्रिएटिव टिप्स मैंने जो बताया, उसमें हमने क्या बताया था कि जिस भी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, मतलब कि ईएमएफ सीरीज में अगर जो भी मेटल ऊपर आती है उस मेटल को हम किसी भी नीचे वाले सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे, तो मतलब कि उसको अंदर रखेंगे, तो ये मेटल उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। तो यहां पर देखिए जिंक का वैल्यू क्या है, ईएमएफ सीरीज में नीचे है,
एंड कॉपर का वैल्यू ऊपर है, तो ऑब्वियसली कॉपर जिंक को डिसॉल्व कर देगा। देखिए यहां पर रिएक्शन कुछ इस तरह से होना चाहिए कि ये जो हमारा जिंक है, तो जिंक कन्वर्ट होगा Zn2+ में एंड 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा। वही 2 इलेक्ट्रॉन जो सॉल्यूशन में Cu2+ प्रेजेंट है वो एक्सेप्ट करेगा एंड बनेगा Cu, राइट। तो यहां पर ये जो मेरा Z है, मतलब कि मैं लिख देता हूं मेटल M एंड ये मेरा N। यस, चलिए अभी यहां पर पढ़ते हैं M विल स्लोली डिसॉल्व। अच्छा, तो ये बात सही है, M का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो डिसॉल्व होगा। फिर लिखा है M डिपोजिटेड ऑन N, जो मेरा मेटल M है वो N के ऊपर डिपोजिट होगा, नहीं वो बात तो नहीं होगी। उसके बाद लिखा है नो रिएक्शन विल अकर, नहीं 2 रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। उसके बाद लिखा है वाटर विल बी इलेक्ट्रोलाइज एंड H2NO2 विल बी लिबरेटेड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी का भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ नहीं होता है, सिंपली वाटर का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, लेकिन ये चीज तो यहां पर नहीं हो रही है। तो आंसर ऑब्वियसली मेरा क्या निकल के आ गया, ए, मतलब कि M विल स्लोली डिसॉल्व, M का यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो M डिसॉल्व होगा ही। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यस, what will happen when the solution of aluminum nitrate is stirred with the copper spoon? सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। चलिए तो फिर से जो हमारा जो मैंने अभी जो आपको क्रिएटिव टिप्स दिखाई वो रिपीट करते हैं। देखिए मेरे ईएमएफ सीरीज, यस ईएमएफ सीरीज में आपको पता होना चाहिए कि यहां पर हाइड्रोजन ले लीजिए, बीच में सेंटर में उसका वैल्यू है 0.0 वोल्ट। ओके, हाइड्रोजन से जितनी भी मेटल्स ऊपर है और कुछ मेटल्स नीचे, तो देखिए हाइड्रोजन से जो भी मेटल्स ऊपर है, मतलब कि एज ए एग्जांपल मैं ले लेता हूं Ag या Cu ले लेता हूं, एंड नीचे जो है उसमें ले लीजिए, चलिए समझ लीजिए यहां पर आयरन ले लीजिए, फिर जिंक ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, मैग्नीशियम कोई भी ले लीजिए, राइट। ऐसा कुछ मैंने लिया हुआ है। तो अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैं Ag को सबसे ऊपर है, तो Ag जो मेटल का कोई स्ट्रिप है उसको मैं CuSO4 के सॉल्यूशन में रख रहा हूं, या FeSO4 के सॉल्यूशन में रखूंगा, ZnSO4 के सॉल्यूशन में रखूंगा। किसी भी सॉल्यूशन में मैं अगर सिल्वर को रखता हूं तो कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे सिल्वर से नीचे है, तो सिल्वर ऊपर है, सिल्वर का ये लोग कुछ भी उखाड़ नहीं सकते, सबका ये बाप है। समझ में है? तो इस तरह से आपको ट्रिक याद करना है कि ये जो नीचे वाले है वो कभी भी ऊपर वाले का कुछ भी उखाड़ नहीं पाएंगे। मैं बात करता हूं कॉपर की। चलिए, तो अगर कॉपर को ये जो सारे कंपाउंड्स है, कॉपर के नीचे समझ FeSO4 ले लिया, ZnSO4 ले लिया, वैसे कुछ सॉल्यूशन है उसमें मैं अगर कॉपर रखता हूं तो ये सारे सॉल्यूशन कॉपर का कुछ भी उखाड़ नहीं पाएंगे, मतलब कि कोई रिएक्शन नहीं होगा, कॉपर एज इट इज फॉर्म में रहेगा, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ये जो सारे सॉल्यूशंस के जो एक्टिव आयंस है उनका रिडक्शन भी नहीं होगा। लेकिन अगर उसी कॉपर को मैंने AgNO3 सॉल्यूशन में रखा, कॉपर स्ट्रिप को, तो Ag तो उसके ऊपर आता है, तो ऑब्वियसली वो कॉपर को फोड़ देगा। मतलब कि जैसे ही मैंने कॉपर स्ट्रिप को AgNO3 के सॉल्यूशन में रखा तो कॉपर स्टार्ट टू डिसॉल्व, मतलब कि उसका ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि Ag तो उससे ऊपर है, Ag तो उसका भी बाप है, राइट। तो यहां इसी तरह से देखना, देखिए एल्यूमिनियम नाइट्रेट, तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट मतलब एल्यूमिनियम ले लिया मैंने, नाइट्रेट मतलब NO3 थ्राइस, चलिए कोई भी है, वो सॉल्यूशन उसको हम कॉपर स्पून से स्टर कर रहे हैं, राइट। तो देखिए यहां पर एल्यूमिनियम का वैल्यू दिया है, कॉपर का वैल्यू दिया है, लेकिन अगेन कंफ्यूजिंग क्या है, तो ये जो एल्यूमिनियम वाला वैल्यू है वो क्या वैल्यू है बच्चा लोग, रिडक्शन पोटेंशियल। पहले एक्टिव आयन दिया है, उसके बाद एल्यूमिनियम, +3 0 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या है, रिडक्शन। लेकिन यहां पर कॉपर Cu2+ में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन है, एंड उसका वैल्यू माइनस दिया हुआ है, राइट। तो ये जो सारी चीजें अभी काम का नहीं है वो मैं सिर्फ सिंपली हटा देता हूं। तो देखिए यहां पर एक्चुअली ये वैल्यू ये होना चाहिए E0 Cu2+ Cu एंड प्लस 0.34 वोल्ट। ओके, अब बराबरी का मुकाबला हुआ, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल। अभी चम्मच लिया हमने कॉपर का, तो चलिए, और वेसल सॉल्यूशन है हमारा नाइट्रेट वाला, चलिए ऐसा कुछ मैंने चम्मच ले लिया, इट इज अ Cu
चलिए ये कौन है हमारा Al NO3 थ्राइस एल्यूमिनियम नाइट्रेट का ये हमारा सॉल्यूशन है। तो चलिए ईएमएफ सीरीज में देखिए, ईएमएफ सीरीज आपको कंप्लीटली याद नहीं है तो डोंट वरी, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए ना कि ईएमएफ सीरीज में कॉपर ऊपर आता है एंड एल्यूमिनियम तो बहुत नीचे। एल्यूमिनियम की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू माइनस में आती है, अरे यहां पर लिखा है तो ऑब्वियसली कॉपर की वैल्यू प्लस में है, एल्यूमिनियम की वैल्यू माइनस में है, तो कॉपर उससे ऊपर आएगा, तो कॉपर का ये एल्यूमिनियम कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा, मतलब कि यहां पर रिएक्शन नहीं होगा। देखिए देयर विल बी लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑन कॉपर स्पून, नहीं होगा। एन एलॉय ऑफ Cu एंड Al विल बी फॉर्म, ये भी नहीं होगा, ये सूटेबल है। नो रिएक्शन विल अकर, मतलब कि यहां पर समझ लीजिए कॉपर का अगर रिएक्शन होके भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन तो हो नहीं सकता क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है। ये देखिए इसकी वैल्यू कम है तो ऑब्वियसली इसका भी कुछ आगे हो नहीं पाएगा, राइट। तो देखिए मेरा आंसर यहां पर आ गया सीधा, सॉल्यूशन विल टर्न ब्लू। नहीं, ये कब होगा, जब Cu डिसॉल्व होकर Cu2+ में कन्वर्ट होगा, मतलब अगर इस कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड कॉपर Cu2+ में कन्वर्ट होगा तब भी ये पॉसिबल है। कॉपर को Cu2+ में कन्वर्ट एक ही बंदा कर सकता है, वो है Ag सिल्वर, राइट। चलिए अभी आगे, यस ये भी क्वेश्चन बच्चा लोग बहुत बार पूछा जाता है, आपकी बोर्ड एग्जाम में है तो डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन स्कूल एग्जाम वाले जो भी आपका एग्जामिनेशन रहता है उसमें आएगा, मतलब आएगा ही। तो देखिए यहां पर कैसे सॉल्व करना है, एक्स वाई जेड 3 मेटल दिया है, उनका कुछ वैल्यूज दिया है, यहां पर लिखा है रिडक्शन पोटेंशियल। सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया है क्या कुछ और दे दिया है, तो ये आपको याद करना है, राइट। ओके, मेंशन देयर ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अभी यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट लिखा है, कभी कभी ऑक्सीडाइजिंग लिखा है, डोंट वरी। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्रिएटिव टिप्स हमारा बनाया हुआ है, और ये देखिए किस तरह से इसको देखना है। समझ लीजिए कि रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ईएमएफ सीरीज में टॉप टू बॉटम ऑलवेज क्या होता है, डिक्रीज। Ag का वैल्यू 0.80, कॉपर 0.34, धीरे धीरे जब जैसे हाइड्रोजन से नीचे जाते हैं तो वैल्यूज माइनस में जाती है, तो रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। बट रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट किसी और का वो रिडक्शन करेंगे, खुद ऑक्सीडाइज्ड हो गए, राइट, तो वो वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो ये क्वेश्चंस को फोड़ा कैसे जाए, ये चीजें भी याद नहीं कर, सिंपली ये स्टेटमेंट को आपको याद करना है। देखिए क्या स्टेटमेंट है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्या क्या, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ये जो 3 वैल्यूज दी है उसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो सबसे छोटी वैल्यू मेरी ये है -0.45 V वोल्ट, बराबर। तो -0.45 Z का है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वही होने वाला है, तो मैं लिख रहा हूं चलिए Z। फिर इन दोनों में से छोटा वैल्यू कौन है, 0.34, तो चलिए उसके बाद 0.34 वैल्यू है X का, एंड सबसे ज्यादा वैल्यू है 0.80, वो है Y का, तो Y मेरा रहेगा लास्ट में। तो यहां पर कोई भी आंसर देख लीजिए, ऐसा कुछ है ZXY, आंसर B। तो ये जो मेरा टिप्स है उससे आप अच्छी तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, डोंट वरी। ये सारी चीजें आपको पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, राइट। चलिए ओके, उसके बाद हाँ एक ये नाक में दम कर दे ऐसा क्वेश्चन, लेकिन वो टिप्स अगर आप लोगों ने समझ रखा है, क्या मैंने 2 बातें अभी बताई, स्मॉलेस्ट वैल्यू स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, एंड दूसरी बात के ऊपर वाला बंदा कोई भी है तो उसका नीचे वाला कोई भी कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, राइट। तो देखिए चलिए, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये सारे कंसेप्ट ना, ये समझाने के लिए बच्चों को मैं एग्जांपल देता हूं। एक बागी मूवी आप लोगों ने देखा था, बागी 2 शायद मूवी था, उसमें लास्ट एक जंगल वाला सीन आता है, एंड जंगल वाले सीन में वो ग्रैंड मास्टर सिफू जी है, सिफू जी आते हैं और रणबीर हुडा वहां पे जो इंस्पेक्टर रहते हैं उनको आके बताते हैं, मतलब कि उस वक्त जो एक्टर टाइगर श्रॉफ है जंगल में कहीं घूम रहा है, लोगों को मार रहा है, पीट रहा है, फेंक रहा है, तो जब सिफू जी आते हैं तो रणबीर हुडा को ऐसा लगता है कि ये सिफारिश करने के लिए आए होंगे कि जो हमारा आर्मी का ये बंदा है, जो हमारा टाइगर श्रॉफ है, उसको छोड़ दीजिए, उसकी हेल्प कीजिए। लेकिन अरे यहाँ पर सिफू जी ने तो उल्टा ही क्या कहा था, डायलॉग्स आपको याद है, वो अकेला पूरी आर्मी के बराबर है ना, वो डायलॉग आपको याद होना चाहिए।
किसी का कुछ बचेगा नहीं, उसका कुछ आप उखाड़ नहीं पाएंगे, वगैरह वगैरह। वो डायलॉग बताते, मतलब कि वो बताते हैं कि टाइगर श्रॉफ, उनका जो पैरा कमांडो है, उसकी वैल्यू, उसका पोटेंशियल, ताकत, पावर, ट्रेनिंग ही इतनी ज्यादा है कि नीचे वाले आपके जितने भी लोग हैं, ये जो सब गुंडे मवाले, उसका कुछ भी उखाड़ नहीं पाएंगे। तो जब भी आप मूवी का ये डायलॉग देखो, सुनो, जब भी सीन, आपको समझ में आना चाहिए कि ये कंसेप्ट हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे कैसे। देखिए यहां पर जो लिखा हुआ, जो स्टेटमेंट दी है, उनसे मुझे ये बनाना है, क्लू दिया है। क्या क्लू दिया है? मेटल एल डज नॉट रिएक्ट विथ द सॉल्ट ऑफ मेटल एम। अच्छा, मेटल एम का कोई सॉल्यूशन है, उसमें मैंने रखा है मेटल एल को, तो ये मेटल एम इसका कुछ उखाड़ नहीं पा रही है। डज नॉट रिएक्ट मतलब दोनों में से बड़ा कौन हुआ? एल। अगर वो छोटा होगा तो इसको ठोक देता, राइट। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, चलिए, एल ग्रेटर देन एम, मतलब सॉरी यहां पर, हाँ ये मैं लिख रहा हूं रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, राइट। यस, दिस इज माय रिडक्शन पोटेंशियल। चलिए, दूसरे ऑप्शन में कहा गया मुझे मेटल एम डिजोल्व इन दी सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ एन। ये बंदा बेचारा एम इसके अंदर डिजोल्व हो रहा है, मतलब कि दोनों में से आगे कौन निकला? एन ज्यादा है, एम उससे कम है, राइट। उसके बाद मेटल एन डज नॉट डिजोल्व इन दी सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ एल। ये एन डज नॉट मतलब कि एल इसका कुछ भी उखाड़ नहीं सकता। तो मेटल एन डज नॉट डिजोल्व इन दी सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन लिखा है तो समझ जाना। तो एन इसमें एल से बड़ा है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं, सो ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। आप सोचेंगे सर यहां पर कुछ और पूछा गया, यहां पर पूछा रिड्यूसिंग एजेंट। रुको जरा, सब्र करो, है ना। तो हम लिख रहे ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल क्या रहेगा? सबसे ज्यादा कौन है? देखिए एल एम से बड़ा है, फिर एन बी एम से बड़ा है, तो एन और एल में दोनों में से बड़े भाई कौन है? एन। तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल एन का है। उसके बाद एन आएगा, उसके बाद एम रहेगा, राइट ना। देखो एन सबसे ज्यादा, एल एम एम में सॉरी एल ज्यादा है, एंड उसके बाद कैपिटल एम। चलिए क्रॉस चेक कर लेते, एन और एल में, एन और एन बड़ा है, एल एंड एम में एल बड़ा है, एंड एम में एन बड़ा है। तो ये मेरा वैल्यू हो गया रिडक्शन पोटेंशियल का। एंड अभी दूसरी बात बच्चा लोग, मैंने अभी आपको एक टिप्स बताया था। क्या टिप बताया था मैंने आपको? कि स्मॉलेस्ट वैल्यू स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। हमने लोगों ने लिखा था, क्या लिखा था? स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, तो वो क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो मतलब कि यहां पर जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी है वो कम रहेगा। तो देखिए स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एम, कैपिटल एम की वैल्यू सबसे स्मॉल है। तो यहां पर मैं लास्ट में अभी लिख रहा हूं, सो ऑर्डर ऑफ ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या रहेगा? तो इससे उल्टा, कैपिटल एम सबसे ज्यादा, उसके बाद एल एंड उसके बाद एन। तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, यस, एम एल एंड एन। आंसर देखते, यस आंसर आ गया हमारा सी। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर मिल रही होगी। देखिए ये भी आपको पहले अभी स्क्रीनशॉट ले लें, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले, क्योंकि सॉल्यूशन उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा, राइट। एंड यहां पर ये मैंने टिप्स आपको बताया, वो भी आप पढ़ पाएंगे। मेटल विथ हायर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल नेवर डिसॉल्व और रिएक्ट और ऑक्सीडाइज इन सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, चलिए ओके। अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन नर्नट्स इक्वेशन। थोड़ा पानी पी लेते हैं। ओके बच्चा लोग, थोड़ा शांति से पढ़िएगा। अभी नर्नट्स इक्वेशन हम सबको तो आता है, उसके बेस्ड एमसीक्यूज कैसे आते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीबीएसई पीएमटी 2003 में आया, एम्स 2008 में भी आया, एंड रिसेंट
बहुत सारे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है एट 298 केल्विन टेम्परेचर ईएमएफ ऑफ डेनियल सेल, कुछ ये मुझे सेल यहां पर दिया हुआ है, Cu इज इवन, मतलब ये जो मेरा सेल है जहां पर Zn वाला कॉन्सेंट्रेशन है मेरा 0.1, CuSO4 का है 1, उस वक्त इस सेल का पोटेंशियल है मेरा इवन। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ZnSO4 उसको 1 बनाया जाए एंड CuSO4 वाला जो ऑलरेडी 1 था उसको 0.01, मतलब कि ये कॉन्सेंट्रेशन को इंटरचेंज अगर हम करते हैं तो जो भी नया EMF निकल के आता है वो E2 है। तो E1 और E2 के बीच में रिलेशन क्या है? तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करने जाएंगे, इसका पूरा सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे। नहीं बच्चा लोग, इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपके साथ हूं। हमारा क्या है इसके लिए क्रिएटिव टिप्स। यस, तो ये नॉनर्स इक्वेशन बच्चा लोग आपको पता है, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन एन ln, और हम लिख सकते हैं लॉग जो भी एनोड अपॉन कैथोड। तो बच्चा लोग ये जो मैंने एरोज लगाए इससे आपको ये समझना है, देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं, कि जब भी आपको दिखा तो जब कैथोड का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ई सेल क्या होगा, बढ़ेगा, और वी कैन से दैट एनोड का कंसंट्रेशन कम होता है, डिक्रीज होता है, फिर भी ई सेल क्या होगा, बढ़ेगा। एग्जांपल से देखते हैं, पहले केस में मेरा क्या था, एनोड कैथोड में, ये मेरा एनोड है, ये मेरा कैथोड है, तो यहां पर ऊपर पहले था मेरा 0.01 एंड नीचे था मेरा 1 मोलर, राइट। ओके, सेकेंड केस में मेरा क्या हुआ, तो सेकेंड केस में मैं कलर यहां पर चेंज कर लेता हूं। सेकेंड केस में मेरा हुआ ऊपर वाला 1 मोलर हो गया एंड नीचे वाला था मेरा 0.01। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एनोड वाला जो कंसंट्रेशन मेरा रहता है वो इंक्रीज हो रहा है एंड कैथोड वाला यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो आंसर मेरा ए निकल के आया। मतलब कि देखिए अगर ऐसी चीजें हो रही है, मैं यहां से इरेजर से ये एरो भी हटा देता हूं। यस, देखिए चलिए, अगर यहां पर एनोड का कंसंट्रेशन घटेगा, कैथोड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तभी ये ई सेल क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन हमारे केस में उल्टा हो रहा है, ये हमारा पहला है E1, यस हाँ, ये हमारा E1 है, ये हमारा E2 है, तो ऑब्वियसली E1 से E2 कम होगा। क्यों? क्योंकि एनोड का कंसंट्रेशन डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज हो रहा है, कैथोड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने के बदले ये डिक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली आंसर मेरा बनेगा E1 ग्रेटर देन E2। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब इस तरह का दूसरा, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल हैज पीएच दिया हुआ है। मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, जब बच्चों को पीएच ऐसा दिया हुआ होता है तभी बच्चों के छक्के छूट जाते हैं, अरे यार ये क्या है। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ इट्स रिडक्शन पोटेंशियल, पीएच यहां पर दिया है 10। अभी इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकाले, ऑप्शन देखेंगे, ये क्वेश्चन है कि कुछ समझ भी नहीं आएगा। देखिए कैसे सॉल्व करना है बच्चा लोग, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ये pH इज इक्वल टू क्या दिया है 10, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि pH इज इक्वल टू 10। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है आपको ऐसा लिखना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस और H प्लस जो भी लिखिए, उसको जो भी pH दिया है उसको 10 के पावर में ले जाना है एंड साइन वहां पर आगे रखना है माइनस और मोलर। pH इज इक्वल टू 10, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसमें H प्लस और H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा बच्चा लोग, 10 माइनस 10 मोलर, राइट। चलिए ये तो सबसे पहली, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको ये रिमेंबर लिख कर रखना, ये आपको याद करना है। दूसरी बात, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, तो व्यू समझ लीजिए ये कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, नहीं भाई कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है। अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होता तो ये स्टैंडर्ड हाफ सेल कहलाता, लेकिन अब ये स्टैंडर्ड तो है नहीं, नॉन स्टैंडर्ड है, क्योंकि ये 10⁻⁻10 मोलर है। तो चलिए इसके लिए नॉनर्स इक्वेशन क्या बनता है मेरा, पहले हाइड्रोजन का रिएक्शन तो देख ले, H प्लस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके 1/2 H2 में कन्वर्ट हो रहा है, और ये मेरा एक रिडक्शन प्रोसेस मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो मुझे पूछा भी गया है रिडक्शन, तो अकॉर्डिंग टू नॉनर्स इक्वेशन देखिए, E H प्लस ऑब्लिक 1/2 H2 इज इक्वल टू E0
H प्लस ऑब्लिक 1/2 H2 माइनस 0.0592 अपॉन n log। ओके, अभी क्या रहा log, उसके सामने यहां पर है मेरा, देखिए 1 और उसके नीचे यहां पर डिनोमीटर में मेरा रहेगा H प्लस। तो मुझे बच्चा लोग क्या निकालना है, मुझे ये चीज निकालनी है, ये वाला पार्ट मेरा, यस राइट, ये मुझे निकालना है। देखिए कैसे, चलिए E0 इसका वैल्यू तो आता है 0.0, वी ऑल नो दैट, यहां पर 0.0592 अपॉन n इज इक्वल टू क्या रहेगा 1, अभी log 1 अपॉन 10 रेज़ टू माइनस 10, राइट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो कैसे आगे होगा, ये वाला मेरा पार्ट, तो E, अभी जो पार्ट बचा वही लिखते हैं H प्लस ऑब्लिक 1/2 H2, ये तो 0 निकल गया, तो बाकी बचा मेरा 0.059 log, एंड अभी ये 10 रेज़ टू माइनस 10 नीचे डिनोमीटर में, ऊपर जाएगा तो ये बेस 10 एंड 10 रेज़ टू 10, तो ये 10 रेज़ टू 10 में ये जो 10 है वो आ जाएगा आगे, इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो मेरा फाइनल आंसर क्या बनेगा माइनस 0 पॉइंट, अभी 10 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो एक पॉइंट आगे बढ़ेगा, तो 592 वॉल्ट। तो देखिए यहां पर आंसर कोई भी है, यस, माइनस 0.592, देखता हूं आंसर क्या निकल गया था, यस आंसर इज अ बी। तो बच्चा लोग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात कौन सी है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यही आपको याद करना है। अच्छे बच्चे इसमें ही मिस्टेक कर देते हैं यहां पर, राइट, तो ये गलती नहीं करनी है। देखिए चलिए अभी आगे, यस एक और क्वेश्चन ऐसा ही आया, देखिए अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H इलेक्ट्रोड विल बी नेगेटिव, मतलब कि यहां पर मुझे प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन का कुछ डेटा दिया हुआ है, तो इस डेटा से मुझे पता करना है EIEEE 2011, राइट। तो कुछ बीच में हम ऐसे EIEEE मतलब कि जेई वाले क्वेश्चन भी देखेंगे, तो आपको अच्छी तरह से समझ में अच्छा ये भी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर भी। तो देखिए लॉजिक सब में सेम रहता है, चाहे EIEEE हो या एम्स हो, जेई नीट, कुछ भी जो भी ले लीजिए। तो हमें पता ये करना है कि ये सारी वैल्यूज में से कौन सा वैल्यू हम ननर्स इक्वेशन में रखेंगे तो उसका H का वैल्यू विल बी नेगेटिव। तो देखिए बच्चा लोग, पहले मैं एक आपको टिप्स दे देता हूं। सबसे पहले हम हाइड्रोजन वाला रिएक्शन जो भी मैंने आगे लिखा सेम वही मैं यहां पर रिपीट कर रहा हूं। देखिए मेरा कोई H प्लस है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बन रहा है 1/2 H2 गैस, राइट। तो देखिए मैं कैसे इसका रिएक्शन लिख रहा हूं, अभी आगे हमने जो लिखा, E रिडक्शन पोटेंशियल H2 इज इक्वल टू E0 H प्लस ऑब्लिक 1/2 H2 माइनस 0.0592 अपॉन n log। अभी मुझे यहां पर प्रेशर दिया हुआ है, तो मैं यहां पर लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। आप लोगों ने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इसी तरह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये मतलब कि प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट एंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस रिएक्टेंट। तो बच्चा लोग देखिए कि यहां पर ये वैल्यू, ये जो मेरा टर्म है ये हो जाएगा 0.0 माइनस 0. मैं यहां पर पहले से लिख देता हूं। देखिए ये जो n लिखा है उसकी जगह पर मैं पहले से ही मैं लिख देता हूं 1, क्योंकि मुझे पता एक इलेक्ट्रॉन ही है। तो अभी ये बना 0.0592 log प्रेशर ऑफ H2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, राइट। ये हाफ मोल है, तो इसके पावर में भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हाफ मोल, डोंट वरी, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ ओके, वो भी हमको पता है कि हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था, स्मॉल ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। तो जो आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मोल्स रहते थे, उन सारे मोल्स को हम इस तरह से
पावर में लिखते, तो ये 1/2 को मैंने ऊपर लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यहां पर ये देखिए, मुझे यहां पर कहा गया है कि मुझे कुछ ऐसा वैल्यू इसमें से सिलेक्ट करना है ताकि हमारा फाइनल आंसर ये नेगेटिव में, ये वाला मेरा जो टर्म है वो नेगेटिव में आए। तो ये तो 0.0 है, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो मुझे इसकी वैल्यू कुछ ऐसे सिलेक्ट करनी है, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू सिलेक्ट करनी है कि ताकि ये मेरा नेगेटिव वाला टर्म नेगेटिव ही रहे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एक नई बात सीखने की मिलेगी कि हियर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 मस्ट बी ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। ये आपके लिए एक नई सीखने वाली चीज थी। अच्छा, ये क्या नया है, देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 ये बड़ा रहेगा, ये वैल्यू छोटा रहेगा, तो ऑब्वियसली कि इसका जो लॉग निकल के आएगा वो लॉग पॉजिटिव में आएगा एंड ये वैल्यू मेरी नेगेटिव में रहेगी। तो देखिए यहां पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 में नहीं, यहां पर ये ऑप्शन ऐसा है नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन बी ऐसा है कि जहां पर प्रेशर का वैल्यू ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू कम है। आप सोचेंगे सर कोई क्वेश्चन करके दिखाइए तो समझ में आएगा। देखिए मैं यहां पर जो डी वाला ऑप्शन ले रहा हूं, अगर मैंने यहां पर 1 लिया एंड नीचे 2 लिया तो 1/2 मतलब कि क्या होगा बच्चा लोग, 0.5 का अगर आप एंटी लॉग करेंगे, सॉरी 0.5 का आप लॉग करेंगे तो वो आएगा माइनस में, माइनस 0.3010, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट। ये जो वैल्यू है देखिए सिंपली देख सकते हैं, लॉग ऑफ 1/2, तो वो क्या बनेगा, लॉग 0.5 एंड इसका वैल्यू रहेगा -0.3010। तो ये माइनस, यहां पर तो ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है नेगेटिव वाला वो फुलफिल नहीं होगा। तो अगर मैं ऑप्शन ये ले रहा हूं बॉम्बे वाला, तो 2/1 रहेगा, 2 का लॉग यहां पर पॉजिटिव 0.3010 आएगा एंड मेरा आंसर नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा। अगर 1 ले रहा हूं तो ऊपर 1 नीचे 1, तो log 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो क्या होगा -0.0592 यहां पर लॉग, तो समथिंग इंटू 0, तो ओवरऑल टर्म मेरा 0 बन जाएगा। नहीं, मुझे तो ये पूछा गया कि मुझे 0 नहीं चाहिए भाई साहब, क्या चाहिए, नेगेटिव। इसके लिए हम यहां पर सिलेक्ट कर रहे हैं क्या, आंसर हमारा बी। चलिए आंसर देखते हैं क्या आ रहा है। यस, आंसर मैंने ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है, आंसर आया मेरा बी। ओके, बढ़िया। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, ये मुझे वैल्यूज दी गई है, इफ Fe2 प्लस Fe3 प्लस एंड Fe3 प्लस ऑल 3 आर कंबाइंड, तो क्या होगा, यहां पर क्वेश्चन मार्क है क्वेश्चन में। तो अभी आगे इसमें से क्या हो, CBSE PMT 2001 में यह क्वेश्चन आया। थोड़ा शांति से देखिएगा, समझते हैं पहले क्या प्रोसेस हो रहा है। यहां पर एक्चुअली ये हो रहा है कि जो सॉल्यूशन में मेरा Fe2 प्लस है वो कन्वर्ट हो रहा है Fe में, रिडक्शन हो रहा है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। यहां पर मेरा Fe3 प्लस है, वो भी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर कन्वर्ट हो रहा है Fe2 प्लस में। दोनों जो भी वैल्यूज दी है वो था रिडक्शन पोटेंशियल्स, बट दोनों में से बड़ी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, तो ये। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ऑब्वियसली इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, तो इसका रिडक्शन रिएक्शन होगा एंड इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। तो देखिए क्या होता है यहां पर, मैं लिख रहा हूं ये जो मेरा रिएक्शन है, यस, पहले मैं लिखूंगा ये एनोड वाला, तो एक्चुअली एनोडिक प्रोसेस मेरा ये हो जाएगा, मतलब कि देखिए यहां पर Fe है मेरा, वो Fe2 में कन्वर्ट होकर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, राइट। यहां पर कैथोड पे क्या प्रोसेस होगा मेरा, तो कैथोड पे जो मेरे Fe3 प्लस है, मैं बैलेंसिंग के लिए 2 ले लेता हूं, Fe3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके 2 Fe2 प्लस में कन्वर्ट होगा, राइट। हाँ, Fe2 प्लस में कन्वर्ट होगा और यहां पर ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करेगा, यस, यहां पर रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। तो देखिए मुझे यहां पर पूछा गया है कि Fe3 प्लस विल इंक्रीज, तो सॉल्यूशन में भाई Fe3 प्लस इंक्रीज हो रहे, नहीं भाई Fe3 प्लस तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके खुद रिड्यूस्ड होकर Fe2 प्लस में कन्वर्ट हो रहे,
ओके दूसरी बात, Fe3+ विल डिक्रीज, यस Fe3+ डिक्रीज हो रहा है, Fe3+ है वो कन्वर्ट हो रहा है Fe2+ में, तो सॉल्यूशन में देखेंगे तो Fe3+ डिक्रीज होंगे, Fe2+ इंक्रीज हो गए। Fe, तो Fe जो हमारा है वो Fe क्या होगा, डिक्रीज होगा, Fe2+ इंक्रीज होगा। ऑप्शन सी ऑफ Fe2+ और Fe3+ विल नॉट चेंज, नहीं भाई चेंज हो रहा है। और यहां पर पूछा Fe2+ विल डिक्रीज, तो Fe2+ डिक्रीज हो रहे नहीं वो बढ़ रहे, तो सब में करेक्ट वाला क्या आया, Fe3+ विल डिक्रीज, यस Fe3+ डिक्रीज हो रहा है, तो मेरा आंसर निकल के आ गया यहां पर बॉम्बे बी। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था और अच्छी तरह से ऐसे समझ के एक बार दो बार वीडियो प्ले करके आपको देखना पड़ेगा। चलिए अभी आगे, Which Nernst equation is correct for the reaction occurring in the given cell? अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब देखेंगे अरे यार ये वीडियो में सिर्फ नर्नर्स इक्वेशन कैसे लिखना है वो क्वेश्चन लिया, देखिए तो सही, ऐसा हो तो सॉल्यूशन देखे बिना पहले एक बार ट्राई कीजिएगा तब पता चलेगा। जनरली बच्चे ये वाले ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी, ऐसा कुछ ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा पहले से लगा हुआ है। कैसा लगा हुआ है मैं सॉल्यूशन देखकर बताऊंगा। देखिए सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी सब कुछ यहाँ पर प्रिंटेड दिया हुआ है ताकि हमारा ज़्यादा वक्त ना बिगड़े। जो मेन कंसेप्ट है देखिए यहाँ पर ये एल्यूमिनियम, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर एल्यूमिनियम मेरा एनोड साइड पर लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखूंगा मैं, इसका मैं रिडक्शन रिएक्शन लिखूंगा। तो एनोड का रिएक्शन देखिए एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम गिव्स Al3++ 3 इलेक्ट्रॉन, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर भी 3 इलेक्ट्रॉन्स लिए, तो ऑब्वियसली 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके जो क्लोरीन निकलने वाला है वो भी 3 होंगे। अच्छा तो Cl2 में मुझे ये 3/2 मतलब कि 1.5 डेढ़ रेडी 1.5 मोल अगर मैं क्लोरीन लूंगा तो उसमें से 3 क्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके दे कन्वर्ट इनटू द 3Cl-, 3 Cl- में वो कन्वर्ट हो गए। चलिए ये तो समझ में आ गया। इसका नेट रिएक्शन देखिए एल्यूमिनियम, अब ये मैं ये वाली चीज है जो मैंने यहां पर लिखी है एक्स्ट्रा, वो था सॉरी मैं इरेज कर देता हूं। चलिए पेन, यस, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए, एल्यूमिनियम 3/2 Cl। तो उसके बाद देखिए दोनों एक्टिव आयंस यहां पर प्रोडक्ट साइड, जो प्रोडक्ट वाली साइड है वहां पर ये Al3+ 3Cl-, तो हमारा नर्नर्स इक्वेशन क्या है, E cell is equal to E0 cell minus 0.059। ये 3 कहां से आया, ये भी एक बढ़िया बात है, तो ये भी आपको समझना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉग concentration of Al3+, concentration of Cl- and the power is a 3। तो सबसे बड़ी बात मैंने पहले बताया था कि हम लोगों ने जनरली बच्चा लोग ऐसे ही ये नर्नर्स इक्वेशन देखे, वहां पर किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर रहता है, किसी एक का नीचे रहता है। यहां पर देखिए सभी ऐसा ही है। जनरली बच्चा लोग ये जो ऑप्शन सी है उसको सिलेक्ट नहीं करते, क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं बच्चा लोग, आप इन दोनों के सेपरेट रिएक्शंस आप नहीं लिखते। तो पहले इस तरह से सेपरेट रिएक्शन लिखिए, उसका नेट रिएक्शन बना के फिर आपको इजीली समझ में आएगा कि यहां पर लिखना है लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ रिएक्टेंट में कोई आयन है नहीं, इसकी वजह से मैंने डिनोमिनेटर में यहां पर कुछ भी लिखा नहीं है। तो इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह का एक क्वेश्चन गुजसेट एग्जामिनेशन में भी एग्जैक्ट मुझे ईयर याद है लेकिन आया हुआ है, उसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, तो आप देख लीजिएगा, राइट। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटेड बाय दिस is completely discharged, what is the value of relative concentration of Zn2+ and Cu, मतलब कि Cu2+ ऑब्लिक Zn2+ का रिलेटिव, यहां पर एक ऑब्लिक का साइन है, मैं रख देता हूं, यस। अच्छा Zn2+ एंड Cu2+, मतलब कि इसका मुझे रिलेशन देखना है। ओके चलिए ये बात तो छोड़िए, यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चा लोग, देखिए ये दिया है सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड इज कंप्लीटली डिस्चार्ज्ड। क्या है? कंप्लीटली डिस्चार्ज। तो फॉर द सेल टू कंप्लीटली डिस्चार्ज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये ही आपको याद करना है कि जब भी आपको क्वेश्चन में ये वर्ड मिले कहां से, कंप्लीटली डिस्चार्ज, मतलब कि जो सेल पूरा डिस्चार्ज हो गया है उसको हम कहीं पर भी कनेक्ट करेंगे तो वोल्ट मीटर उसका रीडिंग क्या शो करेगा,
0.0, तो वोल्ट मीटर का रीडिंग हो गया 0.0। ये मेरा जो फॉर्मूला है, ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 0। अच्छा, आपने यहाँ पर के क्यों लिख दिया? तो बच्चा लोग वी ऑल नो दैट कि जब सेल हमारा इस तरह से कुछ हो जाता है, ई सेल हम 0 लेते हैं, मतलब कि इक्विलिब्रियम जैसा भी हम लोग कह सकते हैं। तो व्हाट इज द के? के इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पर जो हम लिखते हैं ZnCu वाला पार्ट, उसकी जगह पर मैंने ले लिया है यहां पर K, ये वैल्यू मेरी 0.0। अभी ZnCu का ये जो वैल्यू है वो आपको याद होना चाहिए, हमारे टेक्स्ट बुक में आया है, बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया है। हाँ, और दूसरी बात यहां पर ऑलरेडी दे रखा है, चलिए डोंट वरी, मुझे तो याद था 1.1 वोल्ट माइनस 0.059, ये भी हमको 2 पता लॉग के। तो यहाँ सिंपली हम अगर के का वैल्यू निकालते हैं तो के का वैल्यू आंसर बनता है मेरा यहाँ पर C10⁻37.2। ओके, चलिए अभी आगे 13, इफ दिस एंड दिस राइट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द रिएक्शन। काफी बढ़िया लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा बीच में पानी पी लेते हैं दोबारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। ओके, इफ ये कुछ मुझे रिडक्शन पोटेंशियल का Fe2+ में से Fe में कन्वर्ट हो रहा है, Fe3+ में से Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है, ये कुछ रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए। राइट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द रिएक्शन। अच्छा, स्टैंडर्ड लेना है, स्टैंडर्ड दिया है वो Fe+ टू दिस, ऐसा कुछ रिएक्शन दिया, समझ लेना कि इसका मुझे कुछ रिएक्शन बनाना है, इस वाले का कुछ रिएक्शन बनाना है, इन दोनों को तोड़ फोड़ जोड़ मरोड़ के कुछ भी करके ऐसा बनाना है। मतलब देखते हैं, देखिए डोंट वरी, मैं आपके साथ हूं। पहला मैं यहां पर लिख रहा हूं जो मेरा ये रिएक्शन है, पेन येलो, यस। चलिए Fe2+ Fe में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रोसेस क्या होता होगा? Fe2+ वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट होगा Fe में। क्या रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है? तो वैल्यू इज -0.441 वोल्ट। अच्छा, अभी दूसरा रिएक्शन क्या है? तो Fe3+ है मेरा, कुछ अभी बैलेंस नहीं करते, डायरेक्टली जो दिया है वो लिखता हूं, इलेक्ट्रॉन Fe2+। चलिए इसका वैल्यू क्या दिया है? प्लस में है, पॉजिटिव है 0.771 वोल्ट। अच्छा, तो अभी मुझे फाइनली करना क्या है? इन दोनों को मरोड़ के इस रिएक्शन को अच्छी तरह से देखिए। इसमें Fe मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ये Fe यहां पर मेरा राइट हैंड साइड है, 2 Fe2+ मुझे यहां पर लेफ्ट हैंड साइड चाहिए। तो चलिए इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, हो जाएगा काम। 3 Fe2+ मुझे राइट हैंड साइड पर चाहिए, मतलब कि ये जो मेरा रिएक्शन उसको उल्टा करना है। अभी यहां पर हम केमिस्ट्री में रिएक्शन को उल्टा करना, उसे कैसे लिखते हैं? तो हम लिखते हैं माइनस सब्सट्रैक्ट, मतलब कि इस रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करूंगा। कैसे देखते हैं, समझ लीजिए। देखिए क्या करना है, ये जो मेरा नंबर दे देता हूं मैं, सॉरी ये नंबर 2 है, ये मेरा नंबर 1 है। तो जो 2 नंबर का रिएक्शन है, 2 इंटू इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस सब्सट्रैक्ट कीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट? ये मेरा इक्वेशन ओके। चलिए, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 2 टाइम्स Fe3+, राइट? चलिए हो रहा है। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन जो मुझे कैंसल करने में हेल्पफुल रहेंगे यहां से, एंड 2 मेरे Fe2+। ये मैंने रिएक्शन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अभी रिएक्शन 1 को इसमें से माइनस करना है, मतलब कि इसको मैं यहां पर नीचे लिख रहा हूं, जैसा दिया है वैसा ही। Fe2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स, कुछ इसे मल्टीप्लाई हम नहीं करते हैं, सिंपली Fe। अभी ये माइनस माइनस माइनस। अच्छा, तो अभी क्या हुआ देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन तो गए, अभी बचा क्या? 2 टाइम्स Fe3+। अभी ये माइनस है तो ऑब्वियसली माइनस यहां पर नहीं लिखते, एक्चुअली हम क्या लिखते हैं? देखिए 2 टाइम्स Fe3+। अभी ये जो माइनस है मतलब उसको मुझे इस तरफ लिखना है, ये माइनस है मुझे इस तरफ लिखना है, तो प्लस Fe, एंड ये जो है मेरा Fe2+ एंड एक ये, तो मेरा ये हो गया 3
2 प्लस, राइट। क्योंकि समझिए बच्चा लोग, हम कभी ऐसा नहीं लिखते 2 टाइम्स Fe3 प्लस माइनस Fe2, माइनस है मतलब कि इट शुड बी ऑन दी ऑपोजिट साइड। तो ये माइनस Fe2 प्लस उस तरफ गया तो प्लस, ऑलरेडी वहां पर 2 तो Fe2 प्लस प्रेजेंट है, तो ये और ये 2 मिलके हो गए 3। तो देखिए ऐसा कुछ रिएक्शन हो रहा है Fe प्लस टू Fe3 प्लस, तो ये रहा Fe3 प्लस दिस। ओके, तो ये जो मेरा रिएक्शन बना उसका वैल्यू तो मैं यहां पर साइड में लिख रहा हूं। देखिए ये जो मेरा रिएक्शन था ये वाला, तो इसका वैल्यू है 0.771, राइट। आप सोचेंगे 2 से मल्टीप्लाई किया, मैंने रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया, उसका वोल्टेज है उसे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो बच्चे लोग आप यहां पर भी ये मिस्टेक करते तो ये देखिएगा यहां पर ये मिस्टेक नहीं कर रहे। दूसरी बात, ये जो मेरी वैल्यू है माइनस वाली, तो माइनस, ये मेरा वैल्यू है प्लस माइनस 0.441, राइट। ये वैल्यू मेरा माइनस से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ओवरऑल ये प्लस हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों का समेशन करता हूं तो देखता हूं आंसर मेरा डी, दिल्ली, ये मेरा आंसर यहां से निकल के आ जाएगा, राइट। आप इसको समेशन कीजिएगा तो आपका आंसर यही 1 + 1 = 2, 7 + 4 1 जाएगा ऊपर, अगेन आएगा 2, राइट। तो इस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर पाएंगे। ओके, चलिए अभी क्वेश्चन आने वाले हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। चलिए क्या है, तो एट 298 केल्विन टेम्परेचर मुझे दिया है 0.2 मोलर KCl सॉल्यूशन, सोज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इक्वल टू 2.5 10⁻², ये कुछ वैल्यू दिया है। व्हाट विल बी इट्स अ मोलर कंडक्टिविटी। तो बच्चा लोग आपको मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या है, 1000 × K/C। तो 1000 तो चलिए मैं लिखता हूं, K बच्चा लोग क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या दिया है मुझे, 2.5 10⁻² एंड द कॉन्सेंट्रेशन मुझे क्या दिया है, यस इट इज द 0.2। तो कॉन्सेंट्रेशन मेरा 0.2। अगर मैं सारा पार्ट सॉल्व करता हूं तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा बच्चा लोग 125 B बॉम्बे। ओके, सिंपल सा पार्ट है, यस। लेकिन कभी कभी ये भी एग्जाम में आता है, बोर्ड लेवल के जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं। तो द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, अच्छा वो ये वाला याद आया, लैम्बडा उसके ऊपर 0, इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला, यस। KCl, NaCl, KNO3 आर दिस एंड दिस। व्हाट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaNO3। मतलब बच्चा लोग ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, Na वाला पार्ट कहां पर है यहाँ पर, तो देखिए NaCl है, NO3 वाला पार्ट कहां पर है, KNO3 में है। ओके, तो इन दोनों को समेशन करना है, बाकी का कोई भी एक बचा उसे माइनस करना है। कैसे, देखिए लैम्बडा 0 ऑफ व्हाट, NaNO3, तो क्या होगा, तो लैम्बडा 0 ऑफ NaCl प्लस लैम्बडा 0, NO3 किस में प्रेजेंट है, KNO3 में, तो KNO3 को प्लस करना है। तो अभी इन दोनों में से मुझे Na चाहिए, NO3 चाहिए, नहीं क्या चाहिए, K एंड Cl। तो जो KCl का वैल्यू है उसको मैं यहां से क्या करूंगा, माइनस करूंगा, राइट। तो जो सारी वैल्यूज है Na, K, KCl की सभी वैल्यूज आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो फाइनली आपका आंसर यहां पर निकल के आ जाएगा C। चलिए तभी आगे बढ़ते हैं। यस, नाउ द मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बच्चा लोग वैसे देखा जाए तो इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से पर्टिकुलरली बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स ही आते, लेकिन कभी भी कोई भी टीचर अगर इसमें से एमसीक्यू पूछना चाहे तो एमसीक्यू भी छोटे छोटे कैसे निकलते, एंड जो बड़े क्वेश्चन हम पूरा 1 पेज 2 पेज भर के जिसका सॉल्यूशन हम निकालते, वही सॉल्यूशन आपको शॉर्ट में 1-2 मिनट में निकालना है, राइट। तो देखिए कैसे करता है, ये एग्जाम्पल्स कैसे आते हैं। पहला कुछ मैं थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करता हूं कि बेसिक सिंपली कैसे क्वेश्चन इसके आते हैं। गुजरात बोर्ड 2015 में एक क्वेश्चन आया था हमारे। इफ, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूं अच्छा सा फिर से यहाँ, यस। इफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन आर पास्ड थ्रू CuSO4, AgNO3 एंड AlCl3, what will be the mole fraction of mole fraction है mole ratio of copper, Ag and Al collected at the electrodes। तो देखिए बच्चे लोगों के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ओके, सिंपली सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहां पर CuSO4 मतलब कि वो हमारा कॉपर रहता है +2 फॉर्म में,
AgNO3, Ag मेरा रहता है +1 Ag प्लस एंड Al पर चार्ज आता है मेरा +3, राइट। ओके चलिए, तो समझ लीजिए कि कॉपर पर यहां पर +2 चार्ज लिखा है, तो Cu+2, तो Cu+2 मतलब कितने फैराडे करंट चाहिए इसमें, तो इट रिक्वायर्ड 2 फैराडे, राइट। ये सब हमने रूटिंग में पढ़ा हुआ है कि कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है, मतलब कि ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, मतलब कि 1 मोल कॉपर के लिए हमें 2 फैराडे चाहिए। Ag पर चार्ज 1 है, तो ऑब्वियसली इसके 1 मोल के लिए, मतलब कि 1 मोल के रिडक्शन के लिए मुझे 1 फैराडे चाहिए। एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज है, तो इसके रिडक्शन के लिए मुझे 3 फैराडे चाहिए, राइट। ओके, अभी यहां पर लिखा गया है कि इफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन आर पास, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब बच्चा लोग हम इसे 1 फैराडे बोल सकते हैं, राइट। अगर मैं इन सभी में से सीरीज कनेक्शन में इन सभी 1 2 3 सॉल्यूशंस को कनेक्ट करता हूं, सीरीज कनेक्शन में 1 फैराडे करंट अगर मैं पास करता हूं, तो देखिए यहां 2 की जगह अगर मैं 1 फैराडे ही पास करूंगा, तो ऑब्वियसली जो कॉपर का 1 मोल रिडक्शन होने वाला था उसकी जगह पर कॉपर का होगा ½ मोल, राइट। Ag का होगा 1 मोल एंड एल्यूमिनियम होगा 1/3 मोल। चलिए, अगर इसका मैं रेशियो लेता हूं, तो रेशियो मेरा निकल के आया 1/2:1:6, राइट। ओके बच्चा लोग, सबको सॉरी नॉट 6, इट इज 1/3। चलो, इट इज 1/3। तो देखिए अभी ये 1/3 होगा। अगर हम एलसीएम लेना चाहे तो एलसीएम क्या निकल गया बच्चा लोग, एलसीएम इसका 6 आएगा, तो मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनेगा 3:6, राइट। एंड अभी यहां पर आएगा 2, तो मेरा आंसर निकल के आया 3:6:2। कहां पर है, यस, माय आंसर शुड बी बी, राइट। चलिए ओके, अभी आगे। इन एन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्सपेरिमेंट, अच्छा, व्हेन 4 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 2 मिनट, 4 एम्पियर करंट 2 मिनट के लिए हम पास कर रहे हैं, ओके। एम ग्राम, अच्छा दिया नहीं है, सिल्वर डिपोजिट ऑन कैथोड, कैथोड पे एम ग्राम डिपोजिट हो रहा है। उसके बाद व्हाट विल बी द वेट ऑफ सिल्वर डिपोजिट इफ हम 4 की जगह पर 8 एम्पियर करंट पास करते हैं एंड टाइम हमने किया 60 मिनट। तो सिंपली बच्चा लोग देखिए, पहले यहां पर था 4 एम्पियर, तब टाइम लिया मैंने 2 मिनट, राइट। अभी मैं कलर चेंज करता हूं, रुकिए देखिए, और जब ये 8 एम्पियर हुआ तब टाइम लिया हमने 60 सेकेंड, मतलब कि 1 मिनट। तो वैसे देखा जाए तो जब करंट 4 एम्पियर था तो टाइम 2 मिनट था, अभी करंट मैंने डबल किया तो टाइम मैंने हाफ कर दिया। वैसे देखा जाए तो कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं किया है, तो सिंपली डायरेक्टली पता चलता है कि आंसर जो पहले यहां पर जो एम ग्राम डिपोजिट हो रहा था, बस सिंपली एम ग्राम ही डिपोजिट होगा। चलिए प्रैक्टिकली थोड़ा कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे। वी ऑल नो दैट Q इज इक्वल टू IT वाला जो हमारा फॉर्मूला है, तो केस 1 Q इज इक्वल टू 4 एम्पियर 2 मिनट, मतलब कि 2 × 60 सेकेंड। चलिए केस 2 मेरा, तो वहां पर भी Q इज इक्वल टू 8 एम्पियर एंड 60 सेकेंड। तो बच्चा लोग देखिए गया 4 × 2 8, तो यहां पर भी 8, 60 सेकेंड, 60 सेकेंड मतलब कि जो करंट पास हो रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी, जो क्वांटिटी पास हो रही है, दोनों में उसका अमाउंट सेम है, तो ऑब्वियसली कैथोड पर जो सिल्वर डिपॉजिट होने वाला है वो सेम होगा। तो यहां पर आंसर मेरा निकल के आएगा बच्चा लोग क्या, CM। चलिए अभी आगे, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल MnO4 माइनस इनटू MnO2। देखिए बच्चे लोग, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। यहां पर मुझे क्या करना है कि 1 मोल MnO4 माइनस इनटू MnO2। तो देखिए मैं रिएक्शन लिखता हूं इस तरह से, MnO4 माइनस है वो कन्वर्ट हो रहा है मेरा MnO2 में। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस देखते हैं। यहां पर Mn में वी ऑल नो दैट कि MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 रहता है, MnO2 में एक ऑक्सीजन का -2, तो ऑक्सीजन का हुआ -4, तो Mn का ऑटोमेटिकली हो जाएगा +4। तो यहां पर बच्चा लोग डिफरेंस कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स का, मतलब कि यहां पर मैं एरो पर लिख सकता हूं 3 इलेक्ट्रॉन्स। MnO4 माइनस का अगर 3 इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोसेस हो रहा है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 में। चेंज कितना हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन का, दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि 3 फैराडे
राइट, क्वांटिटी 3 फैराड क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट MnO4 माइनस इनटू MnO2। तो देखिए यहां पर आंसर मेरा यस बी बॉम्बे 3 फैराड है। तो इस तरह का दूसरा भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखिए कैसा क्वेश्चन आता है। यस, ये EIPMT 2014 में ऐसा क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन था? When 0.1 mole MnO4 2 minus is oxidized, the quantity of electricity is required to completely oxidize MnO4 2 minus to MnO4 minus। मतलब देखिए यहां पर देखना है MnO4 2 minus to MnO4 minus। मतलब लिखिए, मैं लिख रहा हूं, अगर मुझे MnO4 2 minus को कन्वर्ट करना है MnO4 माइनस में, तो जैसे अभी हम लोगों ने आगे किया उसी तरह से हम रिपीट करते। कैसे? देखिए यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बच्चा लोग क्या निकल के आएगा, तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +7। सॉरी, ये तो हमारा चेंज हो गया ना, +7 नहीं, अभी यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, ऑक्सीजन का -2, टोटल 4 ऑक्सीजन, सो -8, उसमें से हम 2 निकालेंगे तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बनता है +6, यहां पर बनता है +7। तो अच्छा, बात तो यहां पर सही कही है कि ऑक्सीडाइज मतलब ये +6 से +7 हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहां पर हम लिखेंगे बैलेंसिंग के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तब ये प्रोसेस पॉसिबल है। मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन के नीचे अगर मैं चाहूं तो ये लिख सकता हूं 1 फैराडे, राइट। चलिए ये तो समझ में आ गया। मतलब कि अगर मुझे 1 मोल MnO4 माइनस का ऑक्सीडेशन करना है 1 मोल MnO4 माइनस में, तो उसके लिए मुझे चाहिए 1 फैराड इलेक्ट्रिसिटी। अभी यहां पर बच्चा लोग देखिए, सारे ऑप्शन में देख रहा हूं तो कहीं फैराडे नहीं है, सारी वैल्यूज मुझे कूलम में दिए। तो अच्छा, मैं यहां पर साइड में लिख रहा हूं कि अच्छा वैल्यूज कूलम में 96500 कूलम चाहिए। तो आप जल्दबाजी में आंसर देख लेंगे, अच्छा डी आएगा 96500। नहीं, मिस्टेक हम जल्दबाजी में यही करते हैं। यहां पर क्वेश्चन में मुझे दिया गया है बच्चा लोग देखिए 0.1 मोल, तो मुझे अगर 1 मोल का ऑक्सीडेशन करना है तो 1 फैराड है, मतलब कि 96500 चाहिए, राइट। सो फॉर 1 मोल 96500 कूलम इज रिक्वायर्ड, देन फॉर द 0.1 मोल हाउ मेनी, तो आंसर इज 965 ओनली 10, मतलब कि 9650 कूलम इज रिक्वायर्ड। तो आंसर इज माय बी बॉम्बे, राइट। तो ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लेना कि कैसे सॉल्व किए जाते हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यस, अभी आया व्हाट इज ऑब्टेन एट एनोड एंड कैथोड। गंदा वाला क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, सारे टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए एनोड एंड कैथोड पे क्या प्रोडक्ट मिलता है, व्हेन डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अभी जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे वो सोचे कि हमारे टेक्स्ट बुक में कहीं पर भी Na2SO4 नहीं दिया है। जो गुजरात बोर्ड वाले बच्चे, तो उनके ओल्ड टेक्स्ट बुक में जब हम 5-10 साल पहले से, मतलब लास्ट 20 ईयर से जो टेक्स्ट बुक चला आ रहा था उसमें ये टॉपिक था, लेकिन लास्ट अभी 2-3 सालों से गुजरात बोर्ड में भी जो एनसीईआरटी सीबीएसई वाला टेक्स्ट बुक है वही चल रहा है हमारा। तो मतलब कि जो एनसीईआरटी सीबीएसई का टेक्स्ट बुक है उसमें ये Na2SO4 टॉपिक नहीं है, लेकिन ओल्ड बुक्स में, रेडी, 15-20 साल पीछे चली जाइए तब ये टॉपिक था। आईआईटी 1996 में क्वेश्चन आया था। तो अभी Na2SO4 में बच्चा लोग देखिए कि ये दोनों, इसका एक पार्ट है Na+, दूसरा पार्ट है SO4 2-। Na पॉजिटिवली चार्ज है तो वो जाएगा कैथोड की तरफ। तो कैथोड पर सोडियम का रिडक्शन इतना इजी नहीं है जो हमने थ्योरी में रेगुलर टेक्स्ट बुक में पढ़ा हुआ है। उसी तरह से SO4 2- वो जाएगा एनोड की तरफ। तो SO4 2- का भी ऑक्सीडेशन इतना इजी नहीं है। तो अल्टीमेटली बच्चा लोग क्या होगा, जब भी हम Na2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो वहां पर ना तो सोडियम ना तो SO4 किसी का भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस नहीं होगा, किसी का ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा। वहां पर सिंपली वाटर, आपने एक्वियस सॉल्यूशन लिया ना, देखो यहां पर लिखा हुआ एक्वियस सॉल्यूशन, तो एक्वियस सॉल्यूशन में जो वाटर रहता है सिंपली वाटर का ही वहां पर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है। तो एनोड कैथोड पे क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। चलिए अच्छा, Na2SO4 की जगह कुछ और चेंज कर दिया तो इसके लिए बच्चा लोग मैंने आपको यहां पर यस आपकी हेल्प करने के लिए एक टेबल आपको बना के
दिया है। और ये सारे टेबल, ये नोट्स मैंने पहले भी बताया कि आपको इसका पूरा पीडीएफ आपको ये विथ इंक्लूडिंग दिस सॉल्यूशन आपको मिल रहा होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया। तो देखिए, मैं मोल्टन NaCl अगर लूंगा तो एनोड कैथोड पर क्या प्रोडक्ट मिलता है, डाइल्यूट NaCl में क्या मिलता है, कॉन्सेंट्रेटेड में क्या प्रोडक्ट मिलता है, एंड सबसे बड़ी बात कि कभी कभी ये भी क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो साइड प्रोडक्ट में यहां पर देखिए NaOH निकल रहा है, CuSO4 का अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूं, यहां पर मेन एक वर्ड है, अगर मैं इनर्ट इलेक्ट्रोड लूंगा बच्चा लोग तो एनोड पर O2 जनरेट होगा, कैथोड पर Cu, एंड साइड प्रोडक्ट में मेरा निकलेगा CuSO4। ये सारी चीजें भी मैं डिटेल में नहीं समझा सकता क्योंकि ये भी इंडिविजुअल 1 2 3 4 5 इंडिविजुअल थ्योरीज है, एंड सब में 5-10 मिनट लगेंगे। तो सिंपली सिर्फ ये क्वेश्चन समझने में पूरा 50 मिनट का एक वीडियो इतने टॉपिक का ही बन जाएगा, राइट। ये सारी चीजें आपके टेक्स्ट बुक में दी है, लेकिन उसको समराइज करके शॉर्ट में MCQ फॉर्मेट में कैसे आता है वो मैंने आपको यहां पर दिया हुआ है। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यस, अभी थोड़ा लॉजिकल, फंडामेंटल, सॉल्विंग वाला पार्ट आता है। देखिए क्या पार्ट है, 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कंटेन मोल्टन सॉल्यूशन ऑफ निकल क्लोराइड। अच्छा, निकल क्लोराइड का कोई एक सॉल्यूशन है, 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। अच्छा ओके, फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड, निकल क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड, एक में मेरा है निकल क्लोराइड, दूसरे में है मेरा एल्यूमिनियम क्लोराइड, आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो आपको बच्चा लोग चुन चुन के, वो कहते हैं ना चुन चुन के मारेंगे, ऐसे चुन चुन के आपको वर्ड्स पकड़ने। देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड है कनेक्टेड इन सीरीज। चलो दूसरी बात, बढ़िया सब बढ़िया वर्ड, इफ मेन जो इंपॉर्टेंट जो वर्ड कहा जाता है, हार्ड पार्ट, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू देम, व्हाट विल बी द वेट ऑफ निकल ऑब्टेन व्हेन 18 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन। तो बच्चा लोग इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। गुजकेट 2015 में क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट ईयर भी शायद क्वेश्चन आ सकता है, वो जेई में हो, नीट में हो, गुजकेट में, आपके बोर्ड एग्जाम में, कहीं पर भी इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। तो इसका सॉल्विंग टेक्निक क्या है, देखो बच्चा लोग, यस ये है हमारा क्रिएटिव टिप्स आपके लिए। क्या है, व्हेन 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, देखिए कनेक्टेड इन सीरीज, वर्ड मैच हो रहा, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास। तो जब ऐसे 2 डिफरेंट सॉल्यूशन दिए, उनको सीरीज में अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, किसी एक का इस तरह से हमें मास दिया हुआ है, तो फिर कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए मास ऑफ मेटल 1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल 1, मास ऑफ मेटल 2 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल 2। तो दिस इज क्रिएटिव टिप्स फॉर यू बच्चा लोग, राइट। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बाकी तो सारे नोट्स आपको मिल रहे हैं, लेकिन चलिए अभी देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। एल्यूमिनियम का मास 27, निकल 58.5 है, दूसरा यहां पर दिया है एल्यूमिनियम 18 ग्राम आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा बच्चा लोग, मास ऑफ मेटल 1 मतलब कि एल्यूमिनियम का मास ले लूंगा, नीचे एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट, तो 27 तो एटॉमिक मास है, इक्विवेलेंट वेट एल्यूमिनियम का बनता है क्या बच्चा लोग, तो दिस इज द एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट वेट क्या बनेगा एल्यूमिनियम का, 27 डिवाइड बाई 3 क्या होता है बच्चा लोग, 9। उसी तरह से निकल का क्या होगा, 58.5 डिवाइड बाय 2, राइट। तो चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। सॉरी, एल्यूमिनियम का यहां पर हाँ इक्विवेलेंट मास या वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 9, एंड यहां पर 58.5 डिवाइड बाय 2। तो जो मेरा फॉर्मूला था, अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला, मास ऑफ मेटल 1 मतलब कि जो भी यहां पर एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का मास यहां पर दिया है मुझे 18, उसका इक्विवेलेंट मास 19। ओके, मुझे व्हाट विल बी द वेट ऑफ निकल, निकल का मुझे पता करना है, तो वेट यहां पर मैं लिख देता हूं Ni निकल, एंड निकल का एटॉमिक मास है 58.5 डिवाइड बाय 2। तो बच्चा लोग आप ये सॉल्व करेंगे तो यहां से मेरा आंसर निकल के आ जाएगा ए, राइट। मैं इतना डिटेल में पूरा पार्ट यहां पर नहीं सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि ये सारे मैथमेटिकल फॉर्मेट आपको आते हो कि सिंपली 9 यहां पर रहेगा 2, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 कैंसल, तो 58.5 सामने आ जाएगा। तो ऑब्वियसली देख सकते हैं 58.5 इज इक्वल 2 इंटू 58.5 इज इक्वल टू वेट ऑफ
निकल इंटू 2, 2 कैंसल, तो निकल का वेट बच्चा लोग निकल के क्या आ गया 58.5। ओके, चलिए अभी आगे। व्हेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड एट 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अ मेटल इज ऑब्टेन एट कैथोड बाय द रिएक्शन। अच्छा, कोई मुझे रिएक्शन दिया है। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू गेट 5.12 kg मेटल? EIEEE 2005। तो EIEEE के इतने बढ़िया से क्वेश्चन को कैसे फोड़ते हैं देखिए। जो मुझे क्वेश्चन में यहां पर दिया है, सिंपली मैं लिख रहा हूं यहां पर Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स एयर। चलिए इसको ऐसा देखते हैं कि अगर मैं 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहां से पास कर रहा हूं तो मुझे 1 मोल, मतलब कि मास में लिखे तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम मिल रहा है। अभी दूसरी कोई और वैल्यू नहीं दी है, मुझे सिंपली यह बताया गया है कि मुझे अगर 5.12 kg एल्यूमिनियम चाहिए। अगर इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट करता हूं तो 5120 ग्राम, रेडी, 5120 ग्राम एल्यूमिनियम। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 5120 ग्राम एल्यूमिनियम अगर मुझे चाहिए तो कितने फैराडे मुझे यहां से पास करने पड़ेंगे, राइट। जितने भी आपके फैराडेज निकलते डायरेक्टली आप फैराडे से यहां पर सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए। हाँ, अगर एक स्टेप आपको डायरेक्ट करना है तो 3 की जगह पर 3 फैराडे की जगह पर 3 × 96500। तो अगर हम 5120 यूज कर रहे हैं तो कितने कूलम्स? तो आंसर हमारा क्या निकल के आ जाएगा बच्चा? 5120, देखिए 5120 × 3 × 96500 डिवाइड बाय 27। ऐसे करके आप अगर सॉल्व करते हैं तो आंसर डी आपका दिल्ली निकल के आ जाएगा। ओके, तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए ओके, अभी आगे बढ़। व्हेन 0.2 फैराडे इज पास्ड थ्रू मोल्टन सॉल्ट ऑफ मेटल M। बढ़िया सा क्वेश्चन। देखिए मैंने सभी क्वेश्चन ऐसे चुन चुन के लिए हुए कि जिसकी वजह से सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाए। अभी लास्ट हम 23 पर आ गए, उसके बाद 2 नए टॉपिक अभी बाकी है, 24 और 25। देखिए तो 0.2 फैराडे इज पास्ड थ्रू मोल्टन सॉल्ट ऑफ मेटल M। अच्छा, 1.8 ग्राम ऑफ मेटल डिपॉजिट, 0.2 फैराडे करंट पास कर रहे हैं तो उसमें से 1.8 ग्राम मेटल डिपॉजिट हो रहा है। अच्छा, इफ एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इज 27, व्हाट शुड बी फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड सॉल्ट? क्लोराइड सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा? तो बच्चा लोग इसमें 2 स्टेप्स आपको याद करने। सबसे पहला स्टेप आपको यह लिखना है कि अगर मैं देखिए 0.2 फैराडे पास कर रहा हूं तो 1.8 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, राइट। तो वी शुड अवेयर अबाउट दैट, हमें यह पता होना चाहिए कि अगर मैं 0.2 की जगह पर मैं 0.2 की जगह पर अगर मैं 1 फैराडे पास कर रहा हूं तो जो भी मास यहां पर प्रोड्यूस होगा इट विल बी क्या होगा? इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे यही है कि अगर मैं 1 फैराडे क्वांटिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा हूं तो जो भी वेट कैथोड के सरफेस पर डिपॉजिट होगा वो वेट कितना होगा? तो मेटल के इक्विवेलेंट वेट जितना होगा। जो अभी हमने आगे पहले ही जो आज का ये जो हमारा जो सेशन अभी इलेक्ट्रोलिसिस वाला जो सेशन स्टार्ट हुआ तब हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था CuSO4 AgNO3, राइट, फिर NiSO4 समथिंग कुछ था। फिर मैंने आपको बताया कि अगर हम 1 फैराडे पास कर रहे हैं, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप रिवाइंड करके इसको देख सकते हैं। तो मैं 1 फैराडे पास करूंगा तो जो भी अमाउंट डिपॉजिट होगा इट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। तो चलिए देखिए क्या होता है, 1.8 डिवाइड बाय मैंने किया यहां पर 0.2। तो अच्छा 1.8 डिवाइड बाय 0.2 जो भी वैल्यू मेरी निकल के आएगी, हाँ समझिए पॉइंट को मैं कैंसिल कर रहा हूं तो 18 डिवाइड बाय मेरा 2 हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा मेरा 9, राइट। चलिए ओके, अगर ये मेरा आंसर 9 है तो इट इज 9 ग्राम इक्विवेलेंट वेट। उसके बाद मुझे पूछा गया है व्हाट शुड बी दी फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड। अच्छा, तो मुझे वैलेंसी बच्चा लोग निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये स्टेप रिमेंबर करना है, उसके बाद एक नई बात,
वैलेंसी इज इक्वल टू एटॉमिक वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो एटॉमिक वेट जो भी मेटल है उसका क्या दिया हुआ है मुझे 27, देखकर पता चल जाता है कि ये एल्यूमिनियम ही होने वाला है। डिवाइड में मैं 9 कर रहा हूं तो वैलेंसी आ रही है 3, मतलब कि जो भी मेटल है उसके ऊपर चार्ज बनने वाला है +3, क्लोरीन पर चार्ज रहता है -1, तो यहां पर आंसर मेरा निकल के आएगा सी। देखिए इस तरह से एल्यूमिनियम मेरा +3, उसके साथ 3 क्लोरीन जुड़ेंगे तो वो बनेगा मेरा AlCl3। तो देखिए आंसर क्या निकल के आता है, यस आंसर इज अ सी, MCl3, राइट। तो इस तरह से आपको देखिए ये 2 स्टेप इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में। जो भी आपको दिया है 2 फैराडे दिया है एंड एक आपको मास दिया है, तो सिंपली आपको क्या रिलेशन बनाना है, 2 फैराडे पे इतने, 5 फैराडे पे इतने, 0.5 फैराडे पे इतने, जो भी दिया है तो 1 फैराडे पर कितना, ये आपको याद रखना है बच्चा लोग। ये वाला स्टेप जो मैंने बताया क्या, ये कि 1 फैराडे क्वांटिटी जब आप पास करते हैं तो जो भी वेट निकल के आता है वो ऑलवेज क्या रहता है, इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो यहां पर जो 9 हुआ वो 9 मेरा क्या था, इट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो मैंने वैलेंसी इज इक्वल टू लिखा एटॉमिक वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद करना है, राइट। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यस, हाँ, 2 Farad of electricity is passed through a solution of CuSO4. The mass of copper deposited at cathode. जेई मेन 2015 में क्वेश्चन आया था, मैंने इसलिए लिया कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए आपके अंदर कि हाँ, मतलब इतना भी कुछ वारी जेई मेन का भी एग्जाम, मतलब कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है तो इट इज अ वन काइंड ऑफ ए जैकपॉट, राइट। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आया कि CuSO4 का सॉल्यूशन है, उसमें से मैं 2 फैराडे करंट पास कर रहा हूं, तो ये रहा 2 फैराडे अगर पास करेंगे तो 1 मोल कॉपर मतलब 63.5 ग्राम कॉपर कैथोड के सरफेस पर डिपॉजिट हो रहा होगा, राइट। एंड द लास्ट AIPMT 2014 में बच्चा लोग क्या क्वेश्चन आया था, देखिए द वेट ऑफ सिल्वर, अच्छा 108 दिया हुआ है, डिस्प्लेस्ड बाय अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेस 5600 ml ऑफ O2 एट STP विल बी। तो देखिए पहले 5600 ml O2 कैसे निकलता है, राइट, वो हमें पता कर, मतलब कि इतने ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए कितना फैराडे, कितना करंट चाहिए, और उसके बेस जो करंट निकला वहां से हम सिल्वर भी निकाल पाएंगे। तो अच्छा सा क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। पहले सबसे पहले तो मुझे O2 वाला इसमें रिएक्शन बच्चा लोग याद करना है। मैंने रेगुलर क्लास में भी बच्चा लोग आपको पढ़ाया हुआ है कि ये रिएक्शन आपको रट्टा मार देना है। देखिए कैसे, 2H2O वो प्रोड्यूस करता है क्या, तो एक तो प्रोड्यूस करता है O2, उसके साथ अभी जो बचा 4 हाइड्रोजन तो 4H प्लस प्रोड्यूस करता है, एंड यहां पर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं 4। तो हम ऐसा लिखते हैं जनरली, देखिए कि 4 फैराडे 1 मोल O2, राइट। और यहां पर मुझे बताया गया है कि ये STP पे हो रहा है, तो 1 मोल मतलब मैं लिख सकता हूं यहां पर 22.4 लीटर बच्चा लोग, यस 22.4 लिख सकते, ml में लिखना चाहूं तो 22400 ml, मतलब कि मुझे 1 मोल या 22.4 लीटर और 22400 ml ऑक्सीजन चाहिए, तो मुझे करंट कितना पास करना पड़ेगा, 4 फैराडे, राइट। अगर मुझे 5600 ml पास करना है तो कितने फैराडे चाहिए, तो सिंपली देखिए बच्चा लोग 5600 इंटू 4 डिवाइड बाय 22400। तो आप सिंपली देखेंगे इसको अगर मैं कैंसल करता हूं तो यहां पर आंसर निकल के आता है 1 फैराडे। आप कैलकुलेटर में कर लीजिएगा आंसर, हाँ 5600, उसका मैं डबल करता हूं तो 12 और उसका भी डबल करता हूं, यस। तो यहां से ये सारी चीजें कट हो जाएगी, तो आंसर मेरा निकल के आएगा 1 फैराडे। चलिए अभी 1 फैराडे करंट मैं AG वाले सॉल्यूशन से पास कर रहा हूं। ओके देखिए साइड में यहां पर लिख रहा हूं मैं, AG वाला जो मेरा सॉल्यूशन है उसमें रिएक्शन सिंपल है, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, राइट।
तो 1 फैराडे अगर मैं यहां से पास करता हूं तो वी ऑल नो दैट उसका एटॉमिक मास जितना भी है उतना अमाउंट सिल्वर का कैथोड के सरफेस पर डिपॉजिट होगा। तो मेरा आंसर यहां पर होना चाहिए C108 ग्राम। यस, आंसर इज करेक्ट, C108 ग्राम। तो बच्चा लोग आपको यहां पर क्या हिंट मिला? आपको सबसे पहले ये रिएक्शन याद करना है। चलिए, ये रिएक्शन भी आपको याद नहीं है तो डोंट वरी, आप जेईई नीट के एग्जाम या कोई भी एग्जाम प्रिपेयर करें, सिंपली क्विकली सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, दिमाग में बस इतना रखिए कि 4 फैराडे अगर हम पास करते हैं तभी 1 मोल O2 या तो फिर 22.4 लीटर जनरेट हो रहा है, तो कितने पे ये अमाउंट जनरेट होगा। तो रिएक्शन नहीं याद रखो तो भी चलेगा, इतना याद रख लेना 4 पर 1 मोल, तो इतने में कितना, आगे से यहां फैराडे निकाल दिए और उसके बेस आप चाहे Ag हो, कॉपर हो, कोई भी चीज आप यहां से सॉल्व कर पाएंगे। राइट बच्चा लोग, तो मेरी तरफ से मैंने जितना भी मुझसे हो सके उतना पूरा सबका टॉपिक वाइज बनाया, सभी एमसीक्यू सॉल्विंग, सारी जितनी भी ट्रिक्स है उसको भर भर के सब कुछ इसमें डाल दिया। तो आप ये वीडियो देखिए, मेरा ऑलरेडी गुजसेट का एक प्रीवियस के जितने भी लास्ट 15 ईयर्स के जो क्वेश्चन है उसका भी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा। ये सारी चीजें बच्चा लोग आपके लिए है। सिंपली ये वीडियो, एक दूसरा वो वीडियो गुजकेट वाला वीडियो, सिंपली बस वो 2 वीडियो देखिए, सारे फंडामेंटल जो एमसीक्यू सॉल्विंग ट्रिक्स है, हमारी जो क्रिएटिव टिप्स है, बस आपके अंदर उतारिए और एग्जाम में अच्छे से अच्छा फोड़िए। राइट, तो चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट किसी और चैप्टर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे।